हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में हम समझेंगे तो एलिमेंट्स की स्टडी को सरल बनाने के लिए एक समान प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट जो थे उनको एक साथ, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग रखने की व्यवस्था को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो पास्ट में फ्रेंड्स बहुत से लोगों ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जो है, तत्वों का वर्गीकरण वो किया है, जिसमें सबसे पहले आए थे डोबेराइनर। डोबेराइनर ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था जो कि कुछ कमियों के चलते वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर न्यूलैंड ने अपना तत्वों का अष्टक नियम दिया, एलिमेंट का उन्होंने अष्टक नियम दिया। फिर आगे चलकर मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी, जिसे मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी कहा गया, उसे प्रेजेंट किया उन्होंने, पर उसमें भी कुछ कमियां रही। फिर सबसे अंत में मोसले ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो प्रस्तुत करी, जो कि सक्सेसफुल रही, और एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए सबको एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम इन चारों को ही डिस्कस करते हैं। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मैंडलीफ की आवर्त सारणी, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले की। सबसे पहले हम बात करते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत की। तो डोबेराइनर जो थे ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबेराइनर ने एलिमेंट्स मतलब तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा। इस समूह को इन्होंने क्या बोला? त्रिक बोला, ट्राइड्स बोला। डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, और इन्होंने कहा कि जो भी सेंटर में एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास जो होगा वो पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर होगा। इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा। लिथियम और पोटेशियम का आप अगर यहाँ पर एटॉमिक मास देखेंगे तो लिथियम का होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। तो 7 + 39 अपॉन में 2, एवरेज निकाला तो कितना है 23। तो सोडियम का मास कितना आ गया? 23। उसी तरीके से इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम को रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी कुछ लिमिटेशन थी। ये नियम जो है हर एक ट्राइड्स पे जो है वो कार्य नहीं करता है, तो ये रूल फेल हो गया इनका। इसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये समझते हैं हम। न्यूलैंड ने क्या करा कि जो भी ज्ञात तत्व थे, जिन भी एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, उनके एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया उनको। न्यूलैंड के समय में जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी वो कितनी थी? 56 थी। लेकिन न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ये सिर्फ 20 एलिमेंट्स पर ही काम करता है। उसके बाद ये रूल जो है वो फेल हो जाता है। न्यूलैंड के अगर तत्वों का वर्गीकरण देखें तो उसमें सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा था? थोरियम था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार, सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। क्लासिफिकेशन में उन्होंने यह देखा कि एक तत्व जो है, एक एलिमेंट जो है वो अपने से 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में समानता रखता है। जैसे कि लिथियम जो है, इसके बाद में 8वां तत्व कौन सा आता है? एलिमेंट आता है सोडियम। तो लिथियम और सोडियम जो है ये आपस में प्रॉपर्टीज में समानता रखते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20 और उसका मास है 40, तो वहाँ तक ही ये नियम लागू होता है। इसके बाद ये नियम फेल हो जाता है। इसके अलावा न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 ही एलिमेंट है, पर बहुत सारे एलिमेंट की बाद में भी खोज हुई, तो उस तरीके से न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो है ये भी फेल हो गया। इसके बाद आते हैं मैंडलीफ। मैंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल जो है वो प्रस्तुत करी। मैंडलीफ एक रशियन वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। इनके अनुसार किसी भी एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल गुण जो होते हैं वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब आवर्त फलन होते हैं। सिंपल तरीके समझें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। ये मैंडलीफ ने बताया। ध्यान रखिएगा, मैंडलीफ ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। मैंडलीफ ने हाइड्रोजन से शुरू किया और एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज किया। मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी जो है वो 1869 में प्रस्तुत करी थी। कब? 1869 में। मैंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी, जो सबसे पहले उसने अपनी पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत करी थी, उसमें तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। बाद में तत्वों की जैसे जैसे खोज होती गई, एलिमेंट्स की खोज होती गई, तत्वों की संख्या इनकी आवर्त सारणी में बढ़ती गई। पर यह हमको दिमाग में रखना है, ऐसा पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि मैंडलीफ की मूल आवर्त सारणी जो स्टार्टिंग में उसने प्रस्तुत करी उसमें तत्वों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 63। ओके। मैंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को 2 भागों में बांट रखा था, ग्रुप्स और पीरियड्स में, वर्ग और आवर्त में बांट रखा था। ग्रुप जैसा कि आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन, और आवर्त जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन।
मेंडलीफ के आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप और 7 पीरियड्स जो है वो शामिल थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी हमको बहुत सारी कमी देखने को मिली। समान प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को इन्होंने अलग अलग रखा। ज़्यादा एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट थे उनको कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रख दिया, जबकि इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। पर ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट जो है वो कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रखे गए। जैसे आयोडीन का मास जो होता है वो होता है 126.92, वहीं टेल्यूरियम का मास जो होता है वो होता है 127.61, और आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया। तो ये भी इनकी कमियां थी। इस तरीके से मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बहुत हद तक तो सक्सेसफुल हुई थी, बट इसको हम सक्सेसफुल नहीं बोल सकते। आगे देखिए फ्रेंड्स, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, पीरियोडिक टेबल थी, उसमें पीरियड्स की संख्या कितनी थी? 7 थी। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह जो थी वो खाली छोड़ी थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। इन खाली जगहों का नाम क्या था? एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। ये 3 जगह आपको दिख रही होगी खाली। बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के जस्ट नीचे इन्होंने खाली स्थान जो है वो रखा था। ये खाली स्थान इन्होंने इसलिए रखा था कि उस समय तक इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की भविष्यवाणी की जिनकी उस समय तक खोज नहीं हो पाई थी। इसमें से कई एलिमेंट जो है वो बाद में खोजे गए और उनकी भविष्यवाणी जो थी वो सही साबित हुई थी। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन का मतलब होता है बोरॉन के बाद खाली जगह छोड़ दी गई, वैसे ही एल्यूमिनियम के बाद खाली जगह छोड़ दी गई और सिलिकॉन के बाद खाली जगह छोड़ दी गई। ये जो खाली जगह छोड़ी गई थी, फिर बाद में 1879 में बोरॉन के जस्ट नीचे स्कैंडियम की खोज हुई। एका एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम की खोज हुई। सिलिकॉन के जस्ट नीचे एका सिलिकॉन वाले स्थान पर जर्मेनियम की खोज की गई 1886 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो 1869 में आई थी, पर इन एलिमेंट की खोज बाद में हुई 1879, 1875, 1886। तो उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी इन तत्वों की। इन तत्वों का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इसको आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए बोरॉन, बोरॉन में आप देखेंगे कि बोर वर्ड छुपा हुआ है। एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो बोर होते होते वो क्या कर रहा था, बार बार अपने मोबाइल से कोई चीज़ स्कैन कर रहा था। क्या कर रहा था? स्कैन कर रहा था। बैठा था, फ्री था, तो वो क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है। QR कोड को बस स्कैन कर रहा है। तो ऐसे आप इसमें दिमाग में इमेज बना लीजिए। जब भी आप इका बोरॉन की बात करोगे तो स्कैन से स्कैंडियम ये दिमाग में आ जाएगा आपके। इसके बाद आप एका सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम रखा गया। इसको कैसे याद रखोगे? इसको भी ध्यान से देखिए। देखिए सिलिकॉन, आखिरी में कान वर्ड आ रहा है, और कान में आपको पता ही है कि वैक्स होता है, और वैक्स में हमको जम्स देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसे दिमाग में रखिए कि कान में जम्स हैं। क्या है? जम्स। तो जम से बन जाएगा हमारे जर्मेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल ईजिली उसको याद रख सकते हो। लास्ट में बचा हुआ एका एल्यूमिनियम, जिसके स्थान पर गैलियम को रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हो। पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ हद तक तो समान ही थी, क्योंकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब उसने प्रस्तुत करी थी तब तत्वों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, फिर भी हम अगर दोनों पीरियोडिक टेबल में अंतर को डिस्कस करें तो पहले 5 पीरियड्स में मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बीच में कोई भी अंतर हमको नहीं दिखता है। 6वें और 7वें पीरियड्स में हमको अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि मेंडलीफ के समय में सभी तत्व जो है, एलिमेंट जो है वो खोजे नहीं गए थे। ठीक है, इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल थी वो अधूरी थी। तो ये चीज़ दिमाग में रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, मूल आवर्त सारणी, उसमें तत्वों की संख्या 63 थी, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी वर्तमान में, उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 118 है। ठीक है, आगे हम वही डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें फ्रेंड्स तो 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? हेनरी मोसले के द्वारा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। हेनरी मोसले ने एलिमेंट्स के नए एक गुण एटॉमिक नंबर की खोज करी, परमाणु संख्या की, और एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को उन्होंने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। किस तरीके से? बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ना कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। जितने भी साइंटिस्ट थे इनसे पहले, वो क्या कर रहे थे? एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज कर रहे थे, जबकि मोसले ने क्या करा? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया है, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और किसी भी तत्व का, एलिमेंट का शेल स्ट्रक्चर कैसे होता है। जल्दी से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए जैसे कि लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है? उसकी एटॉमिक नंबर होती है। तो लिथियम में
न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। बेरिलियम में न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 4 है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। बोरॉन में न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 5 है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। एटॉमिक मास की बात करें, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर को जब आप दुगना कर देते हो, इवन नंबर हो तो उसमें हमको कुछ भी ऐड नहीं करना है, ऑड नंबर हो तो +1 कर देना है, तो लगभग हमारा एटॉमिक मास आ जाता है। जैसे कि लिथियम का यहाँ पर ऑड नंबर है तो 3 दूना 6 + 1 7, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 के आसपास होता है। इस तरीके से आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। शेल स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर शेल देखने को मिलती है हमको, K, L, M, N और O, जिसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन का शेल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद में L शेल है जहाँ पर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो कार्बन में देखें 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने K में रख दिए, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए L के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लेवल के हिसाब से भरे जाते हैं, जो कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब्बाऊ का रूल हमने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही हमको बताता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पर कंडीशन होती है कि वो एलिमेंट उदासीन स्टेज में हो, न्यूट्रल कंडीशन में हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ले रखा हो, कोई भी ना इलेक्ट्रॉन दे रखा हो। उस कंडीशन में न्यूट्रल स्टेज में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर ही होती है। तो कार्बन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6 है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। वहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल जो है किसने प्रस्तुत करी थी, मोस्ले ने करी थी। मोस्ले ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट जो है वो रखे हैं। कितने, 118। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 8 वर्गों और 7 आवर्त में बांटा गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये क्या है, आवर्त हैं मतलब पीरियड्स हैं। वहीं वर्टिकल लाइन जो है ये क्या है, वर्ग है मतलब ग्रुप है। तो 18 ग्रुप हमको देखने को मिलते हैं और 7 हमको देखने को मिलते हैं आवर्त मतलब पीरियड, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को अन्य धातुओं से नीचे की तरफ में अलग से रखा गया है। 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट्स एलिमेंट हमको देखने को मिलते हैं। वहीं एक्टेनाइट्स की बात करें 89 से लेकर 103 तक लेंथेनाइट्स एलिमेंट जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। इनको अलग से पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया है। 18 ग्रुप की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 2 के मेटल्स को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स के रूप में जाना जाता है। ग्रुप 13 से लेकर 17 तक के पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स के रूप में उन्हें जाना जाता है, अधातुएं। ट्रांजिशन मेटल मतलब संक्रमण धातुएं। और ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें नोबल गैस के रूप में जाना जाता है, उत्कृष्ट गैसें के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। अगर हम पीरियड की बात करें तो पहला आवर्त, पहला पीरियड जो है उसमें केवल 2 एलिमेंट जो है वो रखे गए हैं और ये सबसे छोटा आवर्त होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड है पहला पीरियड, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है वो 8-8 एलिमेंट जो है वो कंटेन करते हैं, जिन्हें लघु आवर्त मतलब शॉर्ट पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। चौथे और पांचवें पीरियड जो है वो 18-18 एलिमेंट रखते हैं, जिन्हें लॉन्ग पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और 6 और 7 पीरियड जो है वो 32 एलिमेंट रखते हैं, जिसमें से कुछ एलिमेंट जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट है वो नीचे की तरफ में रखे गए हैं, पर उनको काउंट किया जाता है 6 और 7 पीरियड के अंदर, जिन्हें क्या बोला जाता है, बड़े आवर्त मतलब लार्जेस्ट पीरियड के रूप में जाना जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 57 से लेकर 71 तक के तत्व जो है लेंथेनाइट कहलाते हैं। एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट है उन्हें एक्टिनाइट के रूप में जाना जाता है। तो एक जनरल ओवरव्यू था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, उसे सबसे पहले नंबर पर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर यह चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जो पीरियड हैं, आवर्त हैं, उनमें तत्वों की संख्या कितनी है, एलिमेंट की संख्या कितनी है। फर्स्ट पीरियड में 2 है, सेकेंड में 8 हैं, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और 7वें में भी कितने हैं, अभी 32 हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 118 तत्व रखे गए हैं। अब देखिए सारे वर्ग मतलब ग्रुप जो है वो हमको दिमाग में नहीं रखना है। 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो कि आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 11, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से पूछे जाते हैं। ग्रुप 1 को क्या बोला जाता है, क्षारीय धातुएं मतलब अल्कली मेटल्स के रूप में जाना जाता है। देखिए हमारी पीरियोडिक टेबल जो है ये 4 खंड में डिवाइडेड है, S, P, D और F खंड।
एस खंड के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। पी खंड के अंदर ग्रुप 13 से 18 तक आते हैं। डी ग्रुप के अंदर ग्रुप 3 से लेकर 12 तक आते हैं। और एफ खंड के अंदर लेंथेनाइट और एक्टेनाइट आते हैं। ठीक है, तो ये खंड वाइज भी दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर हमने ग्रुप 1 को डिस्कस किया। इसके बाद ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसके बाद ग्रुप 11 आपको दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। इस ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिक्का धातु कहा जाता है। इसके बाद ग्रुप 17 की बात करते हैं तो इन्हें हेलोजेंस के रूप में जाना जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व जो होते हैं सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो होता है वो क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है। क्रियाशील क्या होता है, ऐसे समझिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्रियाशील एक्टिवनेस आप उसको बोल सकते हैं। फ्लोरीन का जो अगर आप शेल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। तो हाईली क्रियाशील होता है, हाईली एक्टिव होता है ये, कि मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इस ग्रुप में आने वाले सारे तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, हेलोजेंस बोला जाता है। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। ग्रुप 18 की बात करें, इसे शून्य समूह भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं इसको। इसमें जो है में नोबल गैसेस को स्थान दिया गया है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन सबको स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करें। पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व कितने हैं, 118 हैं, जिसमें से 91 जो है वो मेटल है और 27 नॉन मेटल है, धातु और अधातु। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर बात हो रही है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है, मेटल है, वो कौन सी है, एल्यूमिनियम है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। और सबसे हल्की धातु मतलब मेटल कौन सी है, लिथियम है। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, बिल्कुल दिमाग में रखना है हमको। अगर सबसे भारी तत्व की बात करें हम, तो सबसे भारी तत्व ह्यूमन मेड वो कौन सा है, अनऑक्टियम है। वहीं सबसे भारी तत्व अगर हम नेचुरल बात करें तो वो कौन सा है, ऑस्मियम है। ठीक है, हाई डेंसिटी होती है इसकी ऑस्मियम की, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। अगर हम ऐसी धातु की बात करें जो कि द्रव अवस्था मतलब लिक्विड स्टेट में हमको मिलती हैं, तो वो कौन सी है, पारा है। पारा एक धातु है जो कि तरल अवस्था में हमको मिलती हैं। अगर हम ऐसी नॉन मेटल की बात करें, अधातु की बात करें जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, वो कौन सी है, ब्रोमियम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, पीरियोडिक टेबल में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक तो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना, तब एटॉमिक साइज जो है ना वो बढ़ता है। वहीं हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो क्या होता है, घटता है। चलिए इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। पीरियोडिक टेबल में हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमने एक आवर्त लिया, एक हमने यहाँ पर पीरियड लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये हमारा सेकेंड आवर्त है। इसमें आप देखेंगे कि लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 3 है, तो प्रोटॉन की संख्या 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो सेकेंड वाले शेल के अंदर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है लिथियम में। बेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, बोरॉन में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है, कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है, और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 6। अब आप बोलोगे कि सर 2 ही शेल है, साइज कैसे रिड्यूस हो गया? तो होता क्या है फ्रेंड्स, सेंटर में इसके नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। चूंकि शेल तो एक ही है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन जो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से साइज जो है वो रिड्यूस होता जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर शेल की संख्या नहीं बढ़ रही है, सभी में दूसरी शेल में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जा रहे हैं, जब तक कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे ना हो जाए। पर यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या तो बढ़ रही है, और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, जिसकी वजह से साइज जो है वो रिड्यूस होता जाता है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट का साइज जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है। अब बात करते हैं हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर। तो ऊपर से नीचे में आ रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 1 शेल है, 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2 शेल है यहाँ पर, ऑटोमेटिक साइज बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको। सोडियम में यहाँ पर 3 शेल, तो साइज यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो वो तो सिंपल ही हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज जो है वो बढ़ता जाता है। आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, भैया मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा हो रही है, किस में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है?
वही हम डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो बढ़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो लिथियम है, लिथियम का आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे तो इसकी पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को रखते हैं हम शेल के अंदर। तो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम क्या सोच रहा है कि यार 1 इलेक्ट्रॉन रखूँ मैं, अगर मेरा ऑक्टेन कंप्लीट करना है मुझे तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन कोई मुझे दे दे तो मेरा ऑक्टेन कंप्लीट होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन मुझसे कोई ले जाए तो मेरा ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं चुपचाप एक ही अपनी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख के घूमता रहूँगा। ठीक है। वहीं अगर हम लेफ्ट टू राइट आते हैं, फ्लोरीन तक आते हैं, 18वें ग्रुप पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि 18वें ग्रुप में क्या है ना, उनका ऑक्टेन सबका कंप्लीट है। तो हम फ्लोरीन तक आएँ जो कि है 17 ग्रुप। फ्लोरीन का आप स्ट्रक्चर देखोगे, शेल स्ट्रक्चर, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी शेल में कितने आ गए? 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। फ्लोरीन बोल रहा है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मिल जाए तो मेरा ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा, या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँ या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दूँ। अब 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को शेल से निकलने में एनर्जी लगती है, तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँ। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा होगी? फ्लोरीन में ज़्यादा होगी। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है। समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही यही होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा किस में है। लिथियम जो है ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की इसमें टेंडेंसी ज़्यादा है। फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। वहीं पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटती है। तो समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, और आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुछ डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्टली एग्जाम के अंदर। तो मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त का नियम जो है ये आपको एक बार दिमाग में रखना है। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो क्या बोलता है? एलिमेंट्स के जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, वो उनके द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, द्रव्यमान पर डिपेंड करते हैं। ये मेंडलीफ ने बोला था। और आधुनिक आवर्त जैसा कि आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है वो, तो वहाँ पर आपको परमाणु संख्या की बात होती हुई नजर आ जाएगी। एलिमेंट के रासायनिक और भौतिक गुण जो है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। आप तो वर्ड भी पकड़ लोगे तो भी आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार मतलब एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक मास के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां एलिमेंट अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, मतलब समान प्रॉपर्टीज रखने वाला होगा। यह नियम किसने दिया था? तो ये नियम था न्यूलैंड का अष्टक नियम। भाई कोई एलिमेंट है, अपने से 8वें एलिमेंट के साथ में वो गुणधर्म में समानता रखता है, यही बोला था न्यूलैंड ने, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती की कुल संख्या कितनी है, मतलब पीरियड की संख्या कितनी है? तो कितनी है आधुनिक आवर्त सारणी में? 7 हैं। अगर ग्रुप पूछे तो कितने हैं? 18 ग्रुप हैं। आवर्त सारणी में वर्टिकल पिलर्स को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उन्हें? वर्ग कहते हैं या फिर ग्रुप कहते हैं। बी आंसर। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? मोस्ले ने दी थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से। तो यहाँ पर ए आंसर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के वर्गीकरण का आधार है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोस्ले ने दी थी, वो एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने एलिमेंट्स को जमाया था। तो एटॉमिक नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अक्रिय तत्व जो है इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य हैं? अक्रिय तत्व जो है मतलब जिनका ऑक्टेन कंप्लीट है वही अक्रिय तत्व होंगे। तो वो कौन है? ग्रुप 18 के एलिमेंट, जिन्हें शून्य ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। वो सारे एलिमेंट क्या हैं? बिल्कुल अपने आप में एकदम संतुष्ट हैं क्योंकि उनका पूरा ऑक्टेन कंप्लीट रहता है। नोबल गैसेस जो है वो सारी 18वें ग्रुप में आती हैं। तो वही है इनर्ट एलिमेंट, अक्रिय तत्व। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो किस समूह के? 11वें ग्रुप के तत्वों को सिक्का धातु, कॉइन मेटल जो है वो कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो जीरो ग्रुप है
उन तत्वों को क्या बोला जाता है? निष्क्रिय तत्व बोला जाता है, अक्रिय तत्व। डी आंसर। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 50+ क्वेश्चंस मैंने पीरियोडिक टेबल के निकाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो मैंने आपको टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आपको मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी, अगर अच्छे से समझ लिया आपने, कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे। टू द पॉइंट हमने डेटा को डिस्कस किया है, कंटेंट डिस्कस किया है। जितना बताया बस अच्छे से उसको पढ़ लो और बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा लेक्चर के अंदर। अच्छे से मेहनत करते रहिए। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।